नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर की। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा है आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होगा। पहला क्वेश्चन आता है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। आप ये जानिए कि पशु चिकित्सा दिवस 24 अप्रैल को हर साल क्यों मनाया जाता है। पशुओं के प्रति दया दिखाने, उनका संरक्षण करने और उनका उपचार करने से जुड़ा ये दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की 24 अप्रैल का थीम भी था और उस थीम का नाम है कोविड-19 संकट पशु चिकित्सा प्रक्रिया। कोविड-19 संकट पशु चिकित्सा प्रक्रिया इस 24 अप्रैल के पशु चिकित्सा दिवस का इस बार का थीम भी रहा है। आप जानते हो कि अप्रैल के चौथे शनिवार को हर साल ये मनाया जाता है और इस साल अप्रैल का चौथा शनिवार 24 अप्रैल को पड़ा है, इस वजह से ये दिवस मनाया गया है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी से जुड़ी हैं कि सारे दिवसों के बारे में अपन देखते हैं। अप्रैल के सारे दिवसों के बारे में अपन देखते हैं। 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया था, आपको ये पता होना चाहिए। 2 अप्रैल को हमने ऑटिज्म डे मनाया था। 4 अप्रैल को हमने मनाया था खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को हमने मनाया था समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को हमने मनाया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसलिए चूँकि WHO की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 10 अप्रैल को हमने मनाया था होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को हमने सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया था और 14 अप्रैल को चगास दिवस और 14 ही अप्रैल को हमने मनाया था समरसता दिवस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन समरसता दिवस के नाम से 14 अप्रैल को मनाया था। इसके अलावा हमने 15 अप्रैल को मनाया था कला दिवस। 16 अप्रैल को मनाया था आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल को मनाया था हीमोफीलिया डे। रक्त के जमने की ना प्रक्रिया क्या कहलाती? हीमोफीलिया। इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, चूँकि विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था। इसके अलावा 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को मनाते हैं पुस्तक कॉपीराइट डे। ऐसे सारे दिवस मैंने आपको रिवाइज कर दिए। एक बार वीडियो पॉज कर लेना या वीडियो को पुनः सुन लेना, तो आपको पूरे अप्रैल के दिवस याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पशुओं की चिकित्सा से एक बात याद आ गई कि सबसे बड़ा, अगर मैं हाथी अस्पताल कहूँ तो आपको याद रखना है मथुरा में बना है सबसे बड़ा हाथी अस्पताल, ये भी आपको याद रखना है। और भैंस अनुसंधान केंद्र भदभदा में मिलेगा आपको, ये भी। श्वान प्रशिक्षण केंद्र, कुत्तों का प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में मिलेगा। ऐसा कुछ। जानवरों के लिए पेट पार्क हैदराबाद में खुला है। जानवरों के लिए पेट पार्क हैदराबाद में खुला है, ये भी आप याद रखना। और जानवरों की जनगणना 1919 से शुरू हुई थी, ये भी याद रख सकते हो। हर 4 या 5 साल में जानवरों की जनगणना होती है, तो ये भी आप रखना। जानवरों का भी सक्सेशन होने लगा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड पुस्तक आकाश रानी सन ने रची। नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड पुस्तक आकाश रानी सन ने रची। आकाश रानी सन ने रची, ये आपको याद रखना है। इस पुस्तक की रचना किसने की है? आकाश रानी सन ने की है। पहले तो ये जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन पर बेस्ड आकाश रानी सन की ये पुस्तक है और वैसे भी जलवायु से जुड़ी लेखिका भी हैं। क्लाइमेट चेंज आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। मैं आपको थोड़ी और इसके बारे में जानकारी देता हूं कि आयरलैंड और इंग्लैंड 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर आपातकाल भी लगा रखा है। और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई लड़ने वाली एक बच्ची का नाम याद रखना, ग्रेटा थनबर्ग। आपको पता होना चाहिए शायद, ग्रेटा जो थनबर्ग ये स्वीडन की है और इन्होंने फ्यूचर फॉर फ्राइडे अभियान की भी शुरुआत की थी पर्यावरण और क्लाइमेट को बचाने के लिए। देखिए, क्लाइमेट के बदलने से, जलवायु के परिवर्तन होने से उस क्षेत्र की जैव विविधता को भारी नुकसान होता है। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता अगर मैं कहूँ तो अफ्रीका के एक द्वीप में है, जिस द्वीप का नाम है मालागासी अथवा मेडागास्कर। इसकी राजधानी अंतारानरीवो है। अफ्रीका महाद्वीप का मालागासी संसार में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रखता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पश्चिमी घाट में है और भारत में बायोडाइवर्सिटी की 2 हॉट स्पॉट भी हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर ने किया था। और बायोडाइवर्सिटी की 2 हॉट स्पॉट कौन है? एक है आपका पूर्वी हिमालय और एक है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट केरल के पास है, पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय भारत के दो हॉट स्पॉट हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।
मौलाना महिरुद्दीन खान का निधन हो गया। बहिरुद्दीन, यहाँ महिरुद्दीन की जगह बहिरुद्दीन कर लेना। मौलाना बहिरुद्दीन खान का निधन हो गया। चलिए मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। ये मौलाना महिरुद्दीन थे कौन? मौलाना महिरुद्दीन वास्तव में भारत के मुस्लिम विद्वान थे और विश्व के 500 मुस्लिम विद्वानों में इनकी चर्चा भी हुई है, प्रभावी व्यक्तियों में शामिल भी रहे हैं। ये हैं आपके मौलाना महिरुद्दीन। इन्होंने वास्तव में कुरान पर टीका भी रचा है। और कुरान के रचनाकर्ता कोई जिब्रियल नामक देवदूत थे, शायद आपको पता हो। मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान, और जिब्रियल देवदूत हीरा नामक गुफा में आए थे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब को उन्होंने कुरान की आयतें उपलब्ध कराई थी। वहीं से कुरान की रचना हुई है, फ़ारसी भाषा में रची गई है, ऐसा आपको याद रखना है। मौलाना बहिरुद्दीन खान का निधन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वनीता गुप्ता को यूएसए ने अपना अटॉर्नी जनरल बनाया। नोट करिए क्वेश्चन, वनीता गुप्ता को यूएसए ने अपना अटॉर्नी जनरल बनाया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो वनीता गुप्ता जो है ये वास्तव में अमेरिकी नागरिक हैं, हालांकि भारतीय मूल की हैं परंतु अमेरिकी नागरिक हैं, और इनको अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। पहले तो ये जान लीजिए अटॉर्नी जनरल होता क्या है। ये वास्तव में केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जो केंद्र सरकार के लिए केस लड़ता है। जैसे भारत में भी अटॉर्नी जनरल होता है, इसे हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये अमेरिका की अटॉर्नी जनरल बनी है और भारत का अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत बनता है। और कौन है अटॉर्नी जनरल भारत का? भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, याद रखना। और इसी प्रकार राज्यों का भी अपना एक वकील होता है, और जो राज्यों का वकील होता है अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होता है, उसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। ये चीज़ें आपको याद रखना। अच्छा, अमेरिका की बात आ गई है तो शायद आपने अमेरिका में एक नाम सुना हो, एक लड़की का, भाव्या लाल का। आपको पता होना चाहिए शायद कि जो भाव्या लाल नाम की लड़की है, भाव्या लाल नाम की जो लड़की है, इसको अमेरिका ने नासा का CEO बनाया है। और राज अय्यर भी एक व्यक्ति थे, इनका भी नाम याद रखना। राज अय्यर को बनाया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कहाँ का? अमेरिका का। और शायद आपको पता होगा कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस को बनाया गया है अमेरिका का उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखना है, उपराष्ट्रपति। और एक व्यक्ति का नाम और याद रख सकते हो, विवेक मूर्ति, जनरल सर्जन बनाया गया है वहाँ का। विवेक मूर्ति को बनाया गया है जनरल सर्जन। विवेक मूर्ति को बनाया गया अमेरिका में जनरल सर्जन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए, HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती को बनाया गया। HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती को बनाया गया। चलिए मैं आपको बता दूं इस बैंक के बारे में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि HDFC बैंक एक बैंक भारत में काफ़ी बड़ा बैंक है। इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा हो गया है। कुछ समय तक तो इसे बैंकों का पिता भी घोषित किया गया था। हाउस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये बैंक, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। और याद रख सकते हो इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? इसके अध्यक्ष का नाम है फ़िलहाल में तो संदीप बख्शी थे शायद HDFC के। अभी कौन है? अभी आदित्य पुरी नाम याद रखना। अभी वर्तमान में इसके आदित्य पुरी हैं। आदित्य पुरी इस बैंक के अध्यक्ष हैं, आदित्य पुरी। और अंशकालिक अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अतानु चक्रवर्ती। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1994 में। ये भी आपको याद रखना है कि 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1994 में हुआ था। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1994 में हुआ था। सारी चीज़ें आपको बैंकों से रिलेट याद रखना। भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको पता है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑसबोर्न स्मिथ ने हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की थी और इसके पहले अध्यक्ष भी रहे ऑसबोर्न स्मिथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इस बैंक को स्थापित करने में सहयोग दिया था।
RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, O2 की कमी की पूर्ति के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया वायुसेना ने। तो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर C-17 और C-17 और CL-76 भी लगाए हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर वायुयान के द्वारा दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो C-17 और CL-76 ये 2 हेलीकॉप्टर भी वायुसेना ने लगाए हैं। तो O2 की कमी को पूरा करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन हमारी वायुसेना ने शुरू करा। चलिए मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कि कोरोना महामारी की तरह लोगों को वेंटिलेटर में रखा जाता है और वेंटिलेटर में कृत्रिम श्वसन होता है, वहाँ ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है और वो ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही है। इस वजह से कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से ये ऑपरेशन चालू किया है हमारी वायुसेना ने। ऑक्सीजन ट्रेनें भी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन ट्रेनें भी शुरू कर दी हैं, जिससे ऑक्सीजन के आवागमन में दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वेंटिलेटर में जो लोग रहते हैं कोरोना पॉजिटिव। चलिए, तो यहाँ चीज़ें आपको याद रखना है। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन शुरू करा है, तो मैं आपको वायुसेना के बारे में बताता हूँ। हमारी वायुसेना का जो दिवस होता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के प्रमुख कौन है? हमारे वायुसेना के प्रमुख कौन है? RK भदौरिया, राकेश कुमार भदौरिया हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना के हमारे प्रमुख हैं MM नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और थल सेना के हमारे प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह है, ये भी याद रखना। अच्छा, 8 अक्टूबर को क्यों वायुसेना दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 8 अक्टूबर 1931 को वायुसेना का गठन हुआ था, इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्यों थल सेना दिवस मनाया जाता? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे नए सेना प्रमुख बने थे करियप्पा, जनरल करियप्पा। और 4 दिसंबर को क्यों थल सेना दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1919 को एक जहाज़ अंग्रेज़ों का भारत आया था, SS लॉयल्टी। ये मैंने दिवस क्यों मनाई जाती है ये भी बता दिए। और सबसे पहले हमारे वायुसेना प्रमुख है SS मुखर्जी, सबसे पहले हमारे थल सेना प्रमुख है जनरल करियप्पा, और सबसे पहले हमारे जल सेना प्रमुख है, उनका नाम है, जल सेना प्रमुख का नाम है RD कटारी। ये सारी जानकारी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। OPCW का बाह्य लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। OPCW का बाह्य लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं, OPCW का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन केमिकल वेपन्स, यानी रासायनिक हथियारों के प्रतिबंध से जुड़ा संगठन। इस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को घोषित कर दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रहे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या हैं? वर्तमान में यही गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नंबर के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक के बीच इनका प्रावधान किया गया है। कैग है भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्हीं को बनाया गया है हथियारों निषेध संधि का अध्यक्ष। अच्छा, हथियार से एक बात याद आ गई, अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनी का नाम बताइए आप। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अमेरिका में हथियार बनाने वाली कंपनी कौन है? मैं रसिया की बता दे रहा हूँ आपको, अल्माज आंटी ये रसिया की हथियार बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन, हमने यहाँ से राफेल विमान भी खरीदे हैं, रसिया की दसॉल्ट एविएशन। अल्माज आंटी रसिया की हथियार बनाने वाली कंपनी और दसॉल्ट एविएशन भारत की हथियार बनाने वाली कंपनी। अमेरिका की आप लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स पर कि वास्तव में अमेरिका की हथियार बनाने वाली कौन सी कंपनी है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। देखिए, पंचायती राज दिवस, सेल्फ गवर्नमेंट सब जानते हो। वैसे अगर मैं कहूँ कि पंचायती राज में ऐसा होता है कि वहाँ पर पंचायतों को खुली छूट दी जाती है, स्वतंत्रता दी जाती है, इसे कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन। और स्वायत्त शासन की शुरुआत सबसे पहले चोलों ने की थी। स्वायत्त शासन की शुरुआत चोलों ने की थी।
ठीक है, चोलों ने अपने गाँव को स्वतंत्र किया था। अगर ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखना, स्वायत्त गवर्नमेंट की लॉर्ड रिपन ने। और अगर मैं कहूँ भारत में कब से चालू हुआ, तो भारत में 1993 में स्वायत्त शासन व्यवस्था आई थी, पंचायती राज व्यवस्था कानूनी तौर पर लागू हुई थी मध्य प्रदेश में। 24 अप्रैल का दिन था, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वैसे ऑफिशियली रूप से तो 93 से पंचायती राज एमपी से शुरू हुआ था, लेकिन अगर बिना ऑफिशियली रूप में देखा जाए, अनौपचारिक रूप से, तो अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी पंचायत से शुरू हुई थी। बगदरी पंचायत से शुरू हुई थी, ये याद रखना। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी पंचायत से 2 अक्टूबर 1959 को अनौपचारिक रूप से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर। फिर इसके बाद 9 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी। हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची अगर 11वीं की चर्चा करूं, और 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां नहीं 73वां संविधान